मेरी शादी 8 अप्रैल 2012 को हुई थी। तो तब से मेरे सोचो की नीयत मेरे पे सही नहीं थी। ये एक गरीब मजदूर परिवार की बेटी है जिसकी आर्थिक स्थिति बद से भी बदतर है और आज ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इसका सपना था कि मेरी शादी होगी और मेरी शादी जिस भी परिवार में होगी उस परिवार को मैं स्वर्ग बना के रखूंगी। इस लड़की की शादी भी होती है, ससुराल भी जाती है, लेकिन इस लड़की को थोड़ा सा भी पता नहीं था कि जिस परिवार को ये स्वर्ग बनाने की बात कर रही थी, जिस ससुराल को ये स्वर्ग बनाने की बात कर रही थी, उसी स्वर्ग में एक दानव छुपा था। और ये दानव कोई और नहीं, इस लड़की का अपना ससुर ही था। ये लड़की जिसे बात बात में पापा जी कहकर बुलाया करती थी, उसी पापा जी ने अपनी ही बहू की इज्जत को कुचल दिया, उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। इस लड़की ने अपने पति से गुहार लगाई, उसके सामने चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन इस लड़की के पति ने भी इसका साथ नहीं दिया। ये लड़की बिल्कुल अकेले पड़ गई, टूट गई। कहे तो बेबसी के अंधेरे ने इस लड़की को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जब ये लड़की अकेले पड़ जाती है, लाचार हो जाती है, उसके बाद ये ऐसा कदम उठाती है जिसे देखने के बाद सबकी आंखें नम हो जाती है। तो चलिए इस सच्ची क्राइम कहानी की करते हैं शुरुआत। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के पीहर के मुड़वाड़ा गांव से होती है। उस गांव में एक एसटी समाज का परिवार होता है जो काफी गरीब परिवार होता है। उसी परिवार में एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 18 से 20 साल होता है। उसके माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि अब मेरी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। आसपास में जो भी उचित लड़का को बताता था वहां पे इस परिवार के लोग देखने के लिए जाते थे, लेकिन कभी लड़का पसंद आ जाता तो उसका परिवार नहीं, कभी परिवार पसंद आ जाता तो कभी लड़का नहीं। उसके रिश्तेदार ने एक गांव का नाम बताया, बोला कि दंता रामगढ़ में एक अच्छा लड़का है, आप लोग देखने के लिए जाइए, कहीं आपको पसंद आ जाए। दंता रामगढ़ इसके गांव से 2-4 गांव आगे पड़ता था। इस लड़की के माँ बाप उस लड़के को देखने के लिए अपने आसपास के 2-4 लोगों को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं, लड़के को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं, तो सब कुछ पसंद आ जाता है। फिर एक डेट डिसाइड करते हैं कि एक मंदिर में आपके परिवार के लोग और मेरे परिवार के लोग आएंगे, लड़का लड़की भी आएगा और दोनों एक दूसरे को देखेंगे, फिर शादी फिक्स कर दी जाएगी। होता कुछ ऐसा ही है कि एक मंदिर में दोनों परिवार के लोग आते हैं, लड़का भी देखता है, लड़की भी देखती है, सब कुछ पसंद आ जाता है। उसके बाद शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है और वो डेट होता है 8 अप्रैल 2012। 8 अप्रैल 2012 को दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और लड़के वाले बड़े ही धूमधाम से नाच गाने के साथ बारात लेकर उस लड़की के दरवाजे पे आते हैं और लड़की वाले ने भी बड़े भव्य तरीका से स्वागत करता है और उस लड़की की शादी दंता रामगढ़ के उस लड़के से हो जाती है। वो अपने ससुराल जाती है और सब काम अच्छे से करने लगती है, बखूबी अपना योगदान परिवार में देने लगती है कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत मेरे माँ बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मेरी शिकायत होगी तो मेरी माँ बाप की इज्जत की तौहीन होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। लड़की बड़े मन लगाकर परिवार के साथ रहने लगती है, सबकी इज्जत करती है, सम्मान करती है। सुबह उठकर घर का जितना भी काम होता है करके उसके बाद खाना बनाती है और सबको पूछ पूछ कर खाने के लिए बैठाती है, खिलाती है, यानी कहें तो बड़े प्यार से वो परिवार को चला रही होती है। शादी 2012 में होती है, 2017 आ जाता है और परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगता है, क्योंकि जो उसका पति था वो 5 साल शादी के बाद घर पे ही रुक जाता है, वो कहीं काम धाम करने के लिए नहीं जाता है, जिसकी वजह से परिवार काफी आर्थिक तंगी से जूझने लगता है। उस परिवार में उसके ससुर होते हैं, सास होती है, ननद होती है और एक छोटा देवर भी होता है और सबका खर्चा उसका पति ही उठा रहा था और उसका पति ही घर पे बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से काफी परिवार कर्ज से लद गया था और काफी कहें तो आर्थिक स्थिति से वो परिवार जूझने लगा था। फिर वो लड़की बोलती है कि आप घर से बाहर जाइए, कुछ रुपया कमा कर लाइए, तब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, वरना ऐसे ही परिवार कर्ज से लदता चला जाएगा और डेली 1-2 रोज के बाद कोई ना कोई आएगा और परिवार के लोगों को गाली देकर जाएगा कि मेरा पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं।
लड़का को लगा कि पत्नी सही बोल रही है और वो डिसाइड करता है कि अब भारत में काम करने से मैं अपने परिवार का कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। तो वो विदेश जाने के लिए वीजा लगा देता है और उसका पासपोर्ट सब कुछ बन जाता है और वो 2017 को विदेश चला जाता है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर थी कि उस घर में फोन भी नहीं था कि वो लड़की अपने पति से, विदेश गए पति से फोन पे बातें कर सके, क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड सेट नहीं था, घर में कीपैड वाला फोन था। उस लड़की के घर के बगल में एक लड़का था जिसके पास एंड्रॉयड फोन था, उसी के फोन पे उसके पति फोन करते थे। वो लड़का उस लड़की को लाकर फोन देता था जिसके जरिए बात हो पाती थी। वो भी डेली बात नहीं हो पाती थी, कभी लड़का घर पे रहता था कभी नहीं रहता था, सप्ताह में 1 से 2 बार बात हो जाए वही काफी थी। पति घर पे नहीं था, इसीलिए उसके ससुर बार बार अपनी बहू से पूछते रहता था कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी दिक्कत को दूर कर दूंगा। बहू को लगा कि ये काफी अच्छे आदमी है, मेरे पति नहीं है तो मेरे ससुर जी मेरी काफी केयर कर रहे हैं। वक्त आता है 17 जुलाई 2017। 17 जुलाई 2017 के दिन उनके रिश्तेदारी में शादी पड़ता है और सभी लोग शादी में चले जाते हैं। सास भी चली जाती है, ससुर नहीं जाता है, ननद भी चली जाती है और देवर भी चला जाता है। घर में बस 2 ही लोग होते हैं, बहू और ससुर। बहू अपने कमरे में सोई हुई होती है। रात्रि 11-12 बजे उसके दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब बहू जगती है तो देखती है कि कोई नहीं है, फिर वो सो जाती है। लेकिन उसके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ था और छुपा हुआ इंसान कोई और नहीं, उसका अपना ससुर ही था। जब बहू की नींद लग जाती है तो वो चेयर पे, कुर्सी पे बैठकर अपनी बहू को एक टकटकी निगाह से देखते रहता है, क्योंकि इंसान जब सोया रहता है तो उसके बदन पे कपड़े अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बेसुध होता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि मेरे बदन पे कपड़े है या नहीं है। और वो ससुर अपनी बहू को बार बार टकटकी निगाह से देख रहा था। देखते देखते उसके बेड पे चला जाता है और फिर उसके बदन पे इधर उधर हाथ अपना घुमाने लगता है। तब तक बहू जग जाती है। बहू कुछ समझ पाती तब तक उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है। वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी और जबरदस्ती अपने बहू के साथ रेप करने लगता है, बलात्कार करने लगता है। जब बहू इस चीज का विरोध करती है तो ससुर बोलता है कि मेरा बेटा नहीं है तो तुम्हें ये सुख मैं ही दूंगा, तुम किसी को मत बताना, बस हम दोनों के बीच ये बात रहनी चाहिए। बहू बोलती है कि सुबह होते ही मैं सबको ये बात बता दूंगी। फिर वो ससुर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो मैं समाज में तुम्हारी बदनामी करूंगा, तुम्हारे घर तक ये बात बताऊंगा कि इसने मुझे मजबूर किया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और मैं अपने बेटे को भी ये सारी बातें बता दूंगा और उसके बाद मेरा बेटा तुम्हें छोड़ देगा, तलाक दे देगा। वो लड़की डर जाती है क्योंकि उसके पिताजी काफी कर्ज लेकर उसकी शादी किए हुए थे। वो लड़की काफी डर जाती है जिसकी वजह से किसी को भी ये बात नहीं बताती है। लेकिन जब अत्याचार बढ़ता गया, दिन प्रतिदिन उसके ससुर उसके साथ संबंध बनाता रहा, झांसे में डालकर ब्लैकमेल कर कर उसके साथ जबरदस्ती रेप करता रहा, बलात्कार करता रहा। जब वो लड़की एक समय के बाद टूट जाती है तो ये बात अपने पति को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर में कोई फोन था ही नहीं। तो अपनी ननद को बोलती है कि जो पड़ोस में भैया हैं उनको बुला कर लेकर आओ। उसकी ननद जाती है, पड़ोस के लड़के को लेकर आती है, फिर उसी के फोन से अपने पति से बातें करने लगती है। वो सब कुछ बताती है लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं देता है और बोलता है कि मेरे पिता की बदनामी होगी तो चुपचाप सहते रहो, बस 2 साल की बात है, मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जब मेरा पति ही साथ नहीं दे रहा है तो अब मैं किसके पास जाऊं और किससे इस सारी सच्चाई को बताऊं। अपने सास को बताती है, देवर को बताती है, ननद को बताती है, लेकिन ये सब भी इस लड़की का साथ नहीं देते हैं और यही बोलते हैं कि समाज में बदनामी होगी, ये बात तुम किसी को मत बताओ, इसके बाद से ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा। वो लड़की समझ जाती है, किसी को नहीं बताती है, लेकिन उसके बाद भी उसका ससुर उसके साथ वही काम करता है। वो मानता नहीं है, जबरदस्ती करता है, तो लड़की बिल्कुल टूट जाती है और 16 मार्च 2018 को दंता रामगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा देती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। आईपीसी की धारा 376 लगाया जाता है और वो लड़की एसटी एससी समाज की थी
तो ST/SC एक्ट की धारा भी उस पे लगाया जाता है। लेकिन 1 महीना बीत जाता है, उसके बावजूद भी उस इंसान की गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई पूछताछ नहीं होता है। अब वो लड़की बिल्कुल टूट जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, उसे समझ आता ही नहीं है कि अब इस दलदल से मैं कैसे निकलूं। फिर वो आसपास के लोगों से शिकायत करने लगती है, आसपास के लोगों से बात करने लगती है, लेकिन किसी ने भी उस लड़की का साथ नहीं दिया। फिर किसी ने बताया कि तुम SP ऑफिस जाओ, वहां कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो लड़की SP ऑफिस जाती है। 19 अप्रैल 2018 को वो सीकर जिला के SP ऑफिस में जाती है और SP साहब के सामने वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। SP साहब को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। फिर उसे उठाते हैं, अपने चैम्बर में लेके जाते हैं, बैठाते हैं और सब कुछ जब जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की अपने थाना क्षेत्र में भी कंप्लेन की थी। 1 महीने हो गए लेकिन अभी तक उस इंसान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर SP साहब हरकत में आ जाते हैं, उस थाने में फोन करते हैं और बोलते हैं इस मामले की जांच हो और जल्द से जल्द उस इंसान की गिरफ्तारी हो। वो लड़की फिर मीडिया वालों से बात करने लगती है। जब ये बात सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वायरल होने लगता है तो इस लड़की के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पे गुहार लगाए जाने लगता है और SP साहब भी हरकत में आ जाते हैं और पूरी मामले की तहकीकात और जांच शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये थी एक बहादुर लड़की की कहानी जिसने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक बन सके। और अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची नई घटना के पड़ताल के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।